तो फैसले की घड़ी आई, नैनी जेल में माफिया भाई। आज प्रयागराज की नैनी जेल में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पहुंच गए हैं। अतीक अहमद साबरमती जेल से नैनी जेल पहुंचा है। करीब 24 घंटे के सड़क के सफर के बाद पुलिस ने अपने हाई सिक्योरिटी काफिले में उसे नैनी जेल तक पहुंचाया। वहीं बरेली से जेल से लेकर अतीक के भाई अशरफ को भी नैनी जेल शिफ्ट कर दिया गया। कल उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और माफिया अतीक अशरफ की सजा का कल ऐलान भी होगा। आपको बता दें कि 2006 में गन पॉइंट पर उमेश पाल को अगवा किया गया था। उमेश पाल से जबरन अपने पक्ष में अतीक ने बयान लिखवाए थे। 2007 में उमेश ने अतीक के खिलाफ केस दर्ज किया था और अतीक और भाई अशरफ समेत कुल 9 पर केस दर्ज किया गया था। तो सवाल वही, अपहरण कांड के 17 साल बाद होगा इंसाफ? कल कोर्ट के फैसले के बाद क्या करेगा अतीक? आज रात काल कोठरी, कल कोर्ट में सजा मिलेगी। योगी का खौफ आई, माफिया ब्रदर्स की शामत आई। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। फैसले की घड़ी आई, नैनी जेल में माफिया भाई। आपको प्रयागराज ले जाया जा रहा है, कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा? मैं जेल से निकला हूँ, अपनी पेशी पे जा रहा हूँ। आप लोग पता नहीं क्या सवाल कर रहे हैं। सेफ्टी है, सुरक्षा है उमेश? हाँ, सुरक्षा है। कोई गाड़ी पलटने का डर तो नहीं है आपको? कोई डर तो नहीं है? कोई डर तो नहीं है? किस बात का? किससे? गाड़ी पलटने का। क्यों, पंचर हो गई क्या? आज रात काल कोठरी, कल कोर्ट में सजा मिलेगी। गवर्नमेंट भी बहरहाल इसमें जो कानूनी कार्रवाई है वही करेगी। अब शक तो हर बात पर किया जा सकता है, लेकिन अभी हालात क्या हैं मेरे नजर में तो ऐसा है नहीं। योगी का खौफ आई, माफिया ब्रदर्स की शामत आई। जिस प्रकार से इन माफियाओं ने अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और एक माफिया तंत्र विकसित कर लिया, उसे तोड़ने के लिए हमें जनादेश मिला है। सरकार उस पर काम कर रही है, बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है। साबरमती के बाद नैनी जेल अतीक का नया ठिकाना। पुलिस प्रशासन चाहेगा कि हम जेल में रखें, तो हमारी पूरी तैयारी है और हमने अलग से हाई सिक्योरिटी की बैरक एक अलग से बना रखी है, तैयार कर रखी है। निर्देश रहता है न्यायालय का कि यहीं रखना है उत्तर प्रदेश में ही, तो भी हम तैयार हैं। बर्बाद हो चुका अतीक, अब आतंक हुआ अतीत। प्रयागराज के अंदर लोग सांस नहीं ले पाते थे। यहाँ पे कानून का राज नहीं था, दुकानदार दुकान खोलने को तैयार नहीं थे, हमारी बहनें बाहर निकलने को नहीं तैयार थी। उसमें ये अतीक अहमद जैसे लोग जो हरकतें करते थे वो जग जानता है और उसको आज योगी राज के तहत उसको सजा मिल रही है। योगी सरकार का एक्शन, माफिया को टेंशन। पुलिस प्रशासन का भय, सरकार का भय अपराधियों में इतना चरम सीमा पर है कि अपराधी अगर आप जेल की ताला खोल देंगे तो बाहर निकलने से डर रहे हैं। जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, जो बेईमान है, जो चंदा चोर है, जो जमीन घोटालेबाज है, जो गौकसी कराता है, उनके मन में डर होना चाहिए। तो केवल अपराधी के मन में डर नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने वालों के भी मन में डर होना चाहिए। और अब आज महाबहस के सवाल एक एक करके आपको दिखाते हैं। आज महाबहस में हम क्या सवाल उठा रहे हैं। क्या अतीक को कल मिलेगी उम्र कैद या फांसी की सजा? ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। कल एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई जानी है। क्या कल कोर्ट के अशरफ को भी सुनाएगा अधिकतम सजा, मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी क्या अशरफ को? क्या अब नैनी जेल ही होगा माफिया अतीक अहमद का नया ठिकाना? फिलहाल उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आई है यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अब नैनी जेल ही माफिया अतीक अहमद का ठिकाना होगा? इस बीच उसकी रिमांड भी यूपी पुलिस ने मांगी है।
और इन्हीं सवालों के जवाब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल होगा और साथ ही होंगे बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह हमारे साथ होंगे, विजय मिश्रा नेता बसपा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एएल बनर्जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को हम विस्तार देंगे, आप सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा सांसद। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। तो सवाल यही कि 23 घंटे से ज्यादा का सफर करके वो अतीक अहमद जो उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो अब प्रयागराज की नैनी जेल में आ गया। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, खूब चर्चा चल रही थी पलटेगी कि नहीं पलटेगी, तो उस चर्चा पर तो विराम लग गया। लेकिन अब एक नई थ्योरी सोशल मीडिया पर तैर रही, कहीं जेल में गैंग वॉर ना हो जाए। नहीं, देखो, आप इससे एक बात तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब इन माफियाओं को बिल्कुल देखना भी नहीं चाहती। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती थी कि ये गाड़ी पलट जाए, तो कुल मिलाकर अब लेकिन कानून का राज है, वो गाड़ी पलटेगी भी तो कोई हादसा ही होगा, कोई जबरदस्ती किसी की गाड़ी नहीं पलटाई जा सकती। लेकिन अब इनको अंजाम तक पहुंचाना, अब कल न्यायालय में इनको जैसा भी होगा निश्चित रूप से सजा मिलेगी। जब गंभीर अपराध है तो गंभीर अपराध की सजा मिलेगी। अब जिस प्रकार से देखना ये होगा कि जिस प्रकार से इन्होंने उसकी हत्या कर दी उमेश पाल की, जो कि गवाह था, तो अब उसके ऊपर क्या निर्णय कोर्ट का होगा, ये कल देखने योग्य होगा। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। आप कह लीजिए कि ये सिस्टम पर भी चोट करता है, ये न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल उठाता है। एक गवाह जिसका कभी अपहरण हुआ था, अपना ही केस वो इतने सालों तक लड़ता रहा और आखिरकार एक शूट आउट में मारा गया। इस बीच सरकारें आई गई, उस वक्त कौन सी सरकार थी, 2006-07 से मामला चल रहा है, उसको 16-17 साल अलग से हो चुके हैं। तो आज की डेट में एक गवाह मारा जाता है शूट आउट में, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि सभी शूटर्स आखिर कब तक गिरफ्त में होंगे। अतीक तो आ गया, उस पर कल एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। देखो, अब ये लोग कुछ अपने कानून की कुछ खामियों का लाभ उठाते हैं और यही कारण है कि कानून को ये अपनी जूती समझते हैं। एक मुकदमा लिख गया, 2 मुकदमा लिख गया, 100 मुकदमे लिख गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हत्या खुद भी करें, हत्या कराएंगे भी, विधायक की भी हत्या कर देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी हमला कर देंगे, पुलिस की भी हत्या कर देंगे। तो इनको किसी नाम की डर नाम की चीज ही नहीं रही थी, क्योंकि पूर्व की सरकारों के द्वारा इनको संरक्षण मिला था। पूर्व की सरकारों के माध्यम से ये सांसद बन गए थे, विधायक बन गए थे। तो कुल मिलाकर इतना मनबड़ हो गए थे कि ये शायद ये कानून को बिल्कुल रौंदना इनका एक शौक हो गया था और इन्होंने फिर वो प्रयास किया। लेकिन ये भूल गए थे कि शायद अब ये सरकार जो दूसरे टाइप की सरकार है, वो सरकार आपको संरक्षण देने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार आपको मिट्टी में मिलाने वाली सरकार है। और इस सरकार में जो कुछ भी इन्होंने किया तो उसका अंजाम इनको भोगना पड़ रहा है, भोगेंगे, दिन पर दिन भोगेंगे, आप देखते जाइए। अतीक का काफिला जब चल रहा था, रवाना हुआ साबरमती जेल से और यूपी के अंदर एंट्री किया, तो अतीक की बहन और उनका वकील, उनकी गाड़ी भी साथ साथ चल रही थी। अतीक की बहन ने उस वक्त मीडिया से कहा कि हमें योगी सरकार पर, हमें यूपी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए हम साथ साथ जाएंगे ताकि कोई हादसा ना हो जाए। अब अतीक की बहन की ये बात, ये सरकार की उपलब्धि है, मतलब ये कामयाबी है या नाकामयाबी है, इसे आप कैसे बताएंगे? नहीं, देखो, यही तो कामयाबी है ना। इनको डर ही कहाँ था भाई, ये तो हत्या करते थे, कराते थे, इनको डर ही कहाँ था। पहली बार आज ये परिवार डरा है। अगर इनको पहले डर रहा होता तो इस प्रकार की कभी हत्या ही नहीं करते। क्यों किसी के, एक बूढ़ी माँ के बेटे को मरवा देते, एक पत्नी के पति को मरवा देते, बच्चों के बाप को मरवा देते। तो कुल मिलाकर इनको किसी दया नाम की इन लोगों के अंदर चीज ही नहीं है। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए, वसूली के लिए, पैसे के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे और सब कुछ किया भी है। आपने देखा कि गवाह पलट जाए तो उसके ऊपर डर बनाना, नहीं पलटे तो उसकी हत्या करा देना। तो ये सब इनका शौक रहा है। तो कुल मिलाकर लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इनको अब उत्तर प्रदेश में डर लगने लगा। इनको डर लगने लगा कि अब हम बचेंगे नहीं, सरकार हमको छोड़ेगी नहीं, और वास्तव में नहीं छोड़ेगी। आप देखते जाइए। सुब्रत जी, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये पहली बार हुआ है या उत्तर प्रदेश में इस तरह की परिस्थिति बनी है कि वो माफिया, वो डॉन जिस इलाके में उसके नाम से सब कांपते थे, थर्राते थे, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, टॉर्चर रूम बनाया गया है दफ्तर के अंदर, वो तस्वीरें भी सामने आई। आज वही डर से कांपते हुए अपने उस जो भी आप कह लीजिए कि जेल वैन होती है या बैरक वैन होती है, उसमें सवार होकर उसी इलाके से जब गुजरा होगा, डर से कांप रहा होगा। ये परिस्थिति क्या उत्तर प्रदेश में ही बनी है?
देखो, वो पहले डराते थे सरकार की ताकत के ऊपर, तो सरकार का उनको संरक्षण होता था, तो सरकार का संरक्षण पाकर वो जेलों में रहकर भी अपराध को अंजाम देते थे, तो जेलें उनकी पनाहगार हो गई थी। तो कुल मिलाकर आज सरकार बदल गई है, तो जो सरकार बदल गई है तो अब ये सरकार से डर रहे हैं, जो कि होना ही चाहिए। अपराधी माफियाओं को सरकार का अगर भय नहीं होगा तो ये आम जन को जीने नहीं देंगे, आम जन का उत्पीड़न करेंगे। तो इसलिए सरकार का भय होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से योगी जी ने एक माफियाओं के खिलाफ, अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति जो अपनाई है, आज उसी का परिणाम है कि इनके अंदर डर हुआ है और पहली बार ये डर देखने को आया है। अब जेल तक पहुंचा है अतीक अहमद, लेकिन जेल के अंदर भी अनहोनी की आशंका और तमाम तरह के जेल के अंदर से खेल और आरोप लगते रहे। चाहे वो आजम खान रहे हो, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि मेरे को जान से मारने की कोशिश की गई, चाहे मुख्तार अंसारी या उनका परिवार हो, वो आरोप लगाता आया है। अब देखो, इन लोगों ने बहुतों के साथ में गलत किया है, बहुतों के साथ में गलत किया है। कोई भी आदमी अगर मान लो अपने दिल पर ले जाएगा, उसका स्वाभिमान को यदि चोट लगेगी तो निश्चित रूप से वो कुछ भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने बहुतों के साथ में अन्याय अत्याचार किया, न जाने कितनों के वो मरवा दिया, कितने पत्नियों के पति को मरवा दिया। और तो और आपने देखा ही कि उन्होंने एक खुलेआम एक विधायक को मरवा दिया और पुलिस को मरवा दिया। तो कुल मिलाकर अब इनके, ऐसा तो है नहीं कि इनके शुभचिंतक होंगे हर जगह, तो इनके भी तो दुश्मन होंगे और उनसे जरूर डर होगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि उनके दुश्मन भी हो सकते हैं जिन्होंने इतने लोगों का उत्पीड़न किया हो, हत्याओं में शामिल रहे हो, बड़े बड़े जो है कांड जो है उनके पीछे तार इनसे जुड़ते रहे हो। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अतीक अहमद तो फिलहाल साबरमती जेल में। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रयागराज का नैनी सेंट्रल जेल अतीक अहमद का अगला ठिकाना हो सकता है? नहीं, अब देखो, कहीं के ऊपर भी हो, अब तो चूंकि सरकार ने भी संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से अब जो भी जेलें हैं उनको बहुत आज कैमरे लगाना और एक तरीके से बिल्कुल इससे सुरक्षित व्यवस्था हो जाएगी कि ये वहां से इनकी सारी की सारी निगरानी जो है सरकार करेगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता अभी चाहे नैनी रहे चाहे जहां रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी हमसे बातचीत के लिए, और आपने सभी सवालों के जवाब दिए और यह आश्वस्त किया कि माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जो सरकार की मुहिम है वो जारी रहेगी और न्यायपूर्ण तरीके से कानून अपना काम करता रहेगा। और चलिए डिबेट को ओपन करते, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता मनीष सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय मिश्रा जी, बसपा नेता, और एएल बैनर्जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे रिपोर्टर अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नैनी जेल के बाहर से हैं, जहां पर अतीक भी पहुंच चुका है, अशरफ भी पहुंच चुका है। तो सबसे पहले एक जल्दी से अपडेट अमित गंजू से ले लेते हैं, उसके बाद हम डिबेट को ओपन करते हैं। अमित, नैनी सेंट्रल जेल बीते 23 से 24 घंटे जो पूरी सियासी या कह लीजिए कि कानूनी और आपराधिक ताना बाना शब्दों का, कयासों का इसी के इर्द गिर्द बुना जाता रहा, सबसे ज्यादा हलचल यहीं पे रही। अब अतीक और अशरफ पहुंच चुके हैं नैनी सेंट्रल जेल। इस वक्त अंदर क्या हो रहा होगा? जेल पहुंचने के बाद किस तरह की प्रक्रियाएं या प्रोसेसेस फॉलो किए गए होंगे? कल दोनों की पेशी एमपी एमएलए कोर्ट में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा आस्था जी, कहीं ना कहीं जिस द अतीक, गैंगस्टर अतीक, दबंग अतीक इन गलियों से होता हुआ काफिलों के साथ निकलता था, आज पुलिस प्रिजन वैन में सुरक्षा के घेरे में नैनी जेल, आज की डेट का उसका जो टेम्पररी एड्रेस है नैनी जेल बैरक नंबर 3। हालांकि अभी उसके टेस्ट हुए, कोविड का टेस्ट कराया गया, मेडिकल टेस्ट हुए, और उसके बाद उनके भाई अशरफ का जो पोस्टल एड्रेस है आज के दिन का वो बैरक नंबर 5 है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं। और इन्हें अब कल तक वहीं रहना, यही वो नैनी जेल है जहाँ इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी है। वहाँ अतीक, उनका भाई, उनका बेटा यानी पूरा, और अगर उनकी पत्नी की बात करें, पत्नी फरार चल रही है। चौतरफा जिसे कहते हैं कब्जा होना या चौतरफा एक दंड मिलना, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है इस पूरे मामले पे। 23.5 घंटे का सफर करके अब यहाँ लौटे हैं। अब शायद आज की रात उनको और अखरेगी, क्योंकि कल उन्हें न्यायालय पेश होना है उस मामले में जो आज से 17 साल पहले एक व्यक्ति के अपहरण, जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ वो अभी कुछ दिन पहले फरवरी के 23 फरवरी को गोलीकांड में मारा गया, उसमें हत्या के आरोप भी इन पे लगे हैं। कहीं ना कहीं साजिश इनकी, इनकी पत्नी, इनके पुत्र, सब उसमें बिल्कुल। और कल सजा सुनाई जाएगी, और फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि क्या मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा, फांसी की सजा होगी या उम्र कैद सुनाई जाएगी, इस पर नजर रहेगी हमारी, अपडेट करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मनीष सिंह जी, यही सवाल मैंने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से पूछा था। काफिले का पीछा करते हुए अतीक अहमद की बहन कह रही थी कि हमें यूपी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए हम आंखों से ओझल नहीं होने देंगे, गाड़ी पीछे पीछे रहेंगे।
अब ये जो डर है, ये सरकार की उपलब्धि है, कामयाबी है या नाकामयाबी है? आस्था बंद करो। कानून की व्यवस्था पर बहुत बड़ा चर्चा, सुब्रत पाठक जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने बहुत व्याख्यान दिया। उत्तर प्रदेश की कानून का जो व्यवस्था का राज है वो नालों में बहते हुए नाबदान की पानी से भी ज्यादा बदबूदार हो गया है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि 32 दिन होने के बावजूद आप बहुत ढिढोरा पीट रहे हैं कि अतीक अहमद को आप साबरमती जेल से लेकर के आ रहे हैं, लेकिन 32 दिनों के बाद भी आज तक अपराधियों के पास तक उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ये योगी सरकार के मुंह पर अपराधियों का झन्नाटेदार तमाचा है। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आस्था जी, यह समझने योग्य है कि हम जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं, 24 तारीख को विधानमंडल दल की विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, बजट पेश किया जा रहा था, सुरेश खन्ना जैसे जैसे एक एक योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, उसी समय प्रयागराज जो दुनिया में मशहूर है, कुंभ के लिए जाना जाता है, जहां पर हमारी बहुत सारे आस्था और बहुत सारे धर्मों की गतिविधियां संचालित होती है, वहां पर जिस तरह से गोलियां तड़तड़ाई जा रही थी, बमबारी हो रही थी और प्रमुख गवाह उमेश पाल की जान ली गई, और 32 दिनों बाद पुलिस के हाथ खाली हैं, योगी आदित्यनाथ के खाली हैं, और डीजीपी ठीक है, आप उस शूट आउट की घटना को बार बार कोट कर रहे हैं, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, शूटर जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए, लेकिन मनीष जी, सवाल घूम फिर कर बसपा के ऊपर भी आता है, सपा के ऊपर भी आता है। राजू पाल बसपा के नेता, 5 किलोमीटर दौड़ा कर पूरे रास्ते में उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारे गाड़ी बैक करके आते हैं, जिस ऑटो में लाद करके ले जाया जा रहा था कि कहीं मर गए, जिंदा हैं तो फिर ना मारना पड़े। इतना आप सोचिए कि सड़क पे ऐसा माहौल था कि किसी का कोई डर खौफ ही नहीं। आज उसी माफिया की बहन कहती है कि हमें सरकार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा। आस्था जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और आपके सवाल का जवाब देना वाजिब है, लाजमी है आपके सवाल का जवाब देना। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वैश्विक नेता हैं, ग्लोबल नेता हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 100 मुकदमों से ऊपर का अपराधी जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य है श्री ब्रजेश सिंह, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस नहीं पहुंच पाती है। इस बात का हमें भी दुख है, इस बात का मलाल है, इसलिए कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी बार बार इस बात को कहते हैं कि टॉप 10 अधिकारियों की सूची जारी किया जाए, टॉप 100 अधिकारियों की सूची जारी किया जाए। ये तो हम मांग करते हैं, हम तो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हो। ये बातें, ये दलील आप लोग लगातार दे रहे हैं। अनिला सिंह हमारे बीच में है, बीजेपी प्रवक्ता। अनिला जी, आप विपक्षी पार्टियों की बात सुन रही हैं, वो लगातार शूट आउट की घटना को कह रहे हैं कि अभी तक शूटर्स हत्थे नहीं चढ़े हैं। मेरी सबको राम राम, और इनकी जो इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत जल्द पूरी होगी। वो बात दूसरी है कि अगर मैं समाजवादी पार्टी की मैं बात करती हूँ, तो जब उमेश पाल हत्याकांड हुई और अतीक अहमद का जो पूरा प्रकरण सामने आया, किस प्रकार से इनकी पत्नी, इनके बेटे और भी जो इनके गुर्गे हैं सब इन्वॉल्व है, तो राम गोपाल यादव जो इनके बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, अखिलेश यादव जी के चाचा जान भी लगते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत ही दुखी होकर ये बोले कि कहीं बेचारे अतीक अहमद का एनकाउंटर ना हो जाए, उसकी हत्या ना हो जाए। भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये डर पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि कहीं अतीक अहमद का एनकाउंटर ना हो जाए। तो सीधी सी बात है, अभी जो दर्दे दिल जो है वो जुबान पे आ रहा है इन लोगों के। नाम नहीं लिया था। और अभी मनीष सिंह जी की बात में सुन रही थी, मनीष सिंह जी बिल्कुल निश्चित रहिए, दुनिया के किसी भी कोने में ये लोग छुपे हुए होंगे ना। चलिए, दावा आप यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शूटर्स पकड़े जाएंगे। इस बीच ऋषभ मणि भी जुड़ गए हमारे सहयोगी, उनसे भी एक अपडेट ले लेते हैं। प्रयागराज की नैनी जेल के बाहर हैं ऋषभ मणि, आपके पास क्या अपडेट है? क्या आइसोलेशन बैरक में रखा गया है अतीक और अशरफ को? देखिए जी हाँ, बिल्कुल आइसोलेशन बैरक में रखा गया है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अतीक का मेडिकल हो चुका है। अशरफ को जैसे ही जेल दाखिल किया गया है तो जो NHRC की गाइडलाइंस है उनको पालन करवाते हुए और जो जेल मैनुअल होता है उसके मुताबिक अशरफ का भी मेडिकल करवाया गया। उसका हाइट वेट चेक करने के साथ साथ ये देखा गया है कहीं कोई पुराना कोई ताज़ा जख्म का निशान तो नहीं है। वो बरेली जेल से जिस हालत में चला था क्या वैसा ही है? उसके इस सफ़र के दौरान तो उसको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। उसका टेम्परेचर वगैरह भी लिया गया है और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। अतीक अहमद के लिए एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल बनाई गई है।
उसमें अतीक को रखा गया है। और एक दूसरी सेल है हाई सिक्योरिटी की, वो भी है, उसमें रखा गया है अशरफ को। हालांकि अतीक का बेटा अली भी इसी जेल में बंद है, लेकिन वो एक अलग सेल में बंद है। और हमने यहाँ जो अथॉरिटीज़ से पूछा है, उनका भी ये कहना है किसी भी कीमत पे ये तीनों लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। और जेल में जो नियम कायदे कानून के तहत आम कैदियों को खाना मिलता है, वही खाना इनको खाना होगा। और जो जज साहब की ओर से, जो एमपीएमएलए कोर्ट की ओर से चिट्ठी आई है कि कल 12:30 बजे इन दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश करवाना है, उसका संज्ञान लेते हुए जेल सुपरिटेंडेंट शशिकांत सिंह ने एक चिट्ठी लिख दी है यहाँ के पुलिस कमिश्नर को कि सुरक्षा और मुहैया कराने की कृपा करें। तो कल सुबह प्रयागराज पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद होगी। उन्होंने अपना ट्रैफिक प्लान बना रखा है सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, और दोनों भाइयों को वो कोर्ट में ले जाना सुनिश्चित कराएंगे। चलिए लौटेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ अमित गंजू भी हैं। अब पल पल की अपडेट हम जारी रखेंगे। और साथ ही 10 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कल रात 9:05 से लेकर और आज शाम जब नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा अतीक और अशरफ, उस वक्त कौन कौन सी मुख्य तस्वीरें और घटनाएं रास्ते में हुई हैं जिस पर चर्चा होती रही। और चर्चा इस पर भी हो रही है कि क्या वाकई यूपी सरकार का खौफ हाई है और अब माफियाओं की शामत आई है। विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बसपा के नेता। विजय मिश्रा जी, ये जो पूरी वारदात है, घटना है, वो बसपा नेता के ही इर्द गिर्द घूमती है। राजू पाल, उसके बाद उमेश पाल 16-17 साल इस लड़ाई को हो चुके हैं। और वो अतीक अहमद आज उस इलाके में पहुंचने में डर रहा था जहां उसकी कभी दहशत थी। क्या लग रहा है आपको, ये यूपी सरकार की उपलब्धि नहीं है, माफियाओं के अंदर का ये डर? पहले आप ये जानिए कि राजू पाल की हत्या सपा सरकार में हुई थी और उसके बाद हमारी सरकार बनी। हमने अतीक और अशरफ पे दर्जनों मुकदमे लगवाए, उनके साथ उनकी आर्थिक स्थिति नुकसान के लिए उनके साथ उनके जो अवैध कब्जे थे उसको तोड़वाया। और उमेश पाल की हत्या भाजपा सरकार में हुई। आज भाजपा सरकार के अभी सांसद महोदय कह रहे थे अपराधियों में खौफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल इनकी सरकार थी और उसके बाद 1 साल ये सरकार, तो वो खौफ कहाँ गया कि दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई? इसका मतलब कहीं ना कहीं कानून का डर अपराधियों में नहीं है। और अतीक अहमद अशरफ को लाना, ठीक है, वो आपके शिकंजे में है, आपके जेल में बंद हैं, आप उनको ले आए, जेल में बंद हैं, आप उनको ले आए। सोशल मीडिया पर डर सबको होता है, अगर आप जेल में बंद है तो जेल से आने में रास्ते में डर लगता है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो शूटर कहाँ गए, वो लोग कहाँ गए जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की थी? हाँ ठीक है, कानून पर हमको विश्वास है, कल न्यायालय पर विश्वास है, हो सकता है न्यायालय कल जो फैसला सुनाए उसमें अतीक और अशरफ को सजा हो, लेकिन इसमें सरकार का मुझे नहीं लगता कहीं खौफ दिख रहा हो, क्योंकि अतीक और अशरफ ने खुले सरकार को चैलेंज किया और दिन दहाड़े उमेश पाल ठीक है। इस सवाल का जवाब अनिला सिंह देंगी। आप कह रहे हैं कि इसमें आपको नहीं लगता कि सरकार का कोई खौफ हो या कानून की कोई सख्ती आपको नजर आए, लेकिन उससे पहले एएल बैनर्जी से भी एक रिएक्शन लेते हैं। पूर्व डीजीपी हमारे बीच में है। सर आप बताइए, आप कानून को, सीआरपीसी को पूरी तरह समझते होंगे। अतीक अहमद जो यूपी आना नहीं चाहता था, आज लाया गया, धड़कनें बढ़ी रही। एक ऐसा माफिया जिसकी पूर्वांचल में दहशत थी, आज अपने ही इलाके में आने के लिए डर रहा है। उसका परिवार उसका पीछा कर रहा है, गाड़ी लगातार साथ में, और वो कह रहा है कि बिल्कुल भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अतीक अहमद को प्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि उनके कोर्ट ने, एमपीएमएलए कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों भाइयों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, निर्णय आना है। जहां तक कि अतीक अहमद के परिवार को डर, ये बड़ा ही नॉर्मल है। कोई भी अपराधी हरदम पुलिस वालों से या कानून के रखवालों से डरेगा, इसलिए ये यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अतीक अहमद की बहन, एक और साथी, वो लोग साथ में चलते आए हैं झांसी से, सूरत से लेके यहाँ तक, प्रयागराज तक। तो ये एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों के, अतीक अहमद के दिल में दहशत अवश्य होगा कि क्या हो जाए। ठीक है, रिएक्शन अनिला जी आपसे। बसपा ये कह रही है कि इसमें सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, अगर ये डर है तो। है, प्रवक्ता हैं, जो भी श्रीमान जी हैं, इनसे एक उत्तर ले लीजिए कि जब राजू पाल की हत्या हुई थी वो किस राजनीतिक दल के थे,
ठीक है, उन्होंने तो कहा सपा की सरकार थी, और बसपा ने बाद में बहुत सारे मुकदमे अतीक पर लगाए, उनकी आर्थिक कमर तोड़ी, संपत्तियों पर से कब्जे हटवाए। और आप उस टाइम से देख लीजिए कितने मुकदमे हमने कैंडिडेट किसको बनाया हुआ है? शाइस्ता परवीन कौन है? इसका उत्तर देंगे आप? परवीन पे पैर ना करके शूटरों की बात करिए। शाइस्ता परवीन कौन है जिसने राजू पाल, वो उसी की पत्नी है ना जिसने राजू पाल की हत्या करवाई? हमने कहा ना कि आप बहस को घुमाइए मत। घुमा नहीं रहे, वाजिब सवाल पूछ रही हैं, इस सवाल से बच रही है बसपा। और आज तो यूपी पुलिस ने शाइस्ता परवीन की बिना नकाब वाली पिक्चर रिलीज की है और कहा है कि नकाब के साथ पहचान नहीं हो रही थी, ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, जिसने भी देखा हो इत्तला दें। विजय मिश्रा जी, शाइस्ता परवीन की आज जो फोटो आई है उसको तो मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन जो नल्ला सिंह जी कह रही हैं पूरे केस को आप शाइस्ता परवीन पे क्यों लाते हो? उमेश पाल के हत्यारों को ढूंढने की जब भी बात होती है आप शाइस्ता परवीन और बीएसपी को जोड़ते हैं, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। क्या आप सबको, अगर कोई किसी से जुड़ा है कुछ है तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए ना। आपकी पुलिस, आपका कानून शूटरों को नहीं ढूंढ पा रहा है, आप एक शाइस्ता परवीन की बात करते हैं। ये एक शाइस्ता परवीन की बात करके आप पूरे केस को क्यों घुमाते हैं? इस पे भी बात करिए ना। जब भी आपसे कोई पूछता है कि 24 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, शूटर कहाँ है, तब आप कहते हो शाइस्ता परवीन। जब कोई पूछता है तब आप कहते हो राजू पाल। अरे आज जो हुआ उस पे देखिए, राजू पाल की हत्या हुई, उसके बाद हमने बहुत सारे मुकदमे किए। आज अतीक आपके शिकंजे में है तो आप उठा के देख लीजिए 2007 से 12 तक कितने भाई यार उसके ऊपर हुए हैं और आपकी सरकार में कितने हुए हैं। ठीक है अनिला जी, बसपा ये कह रही है कि शाइस्ता परवीन पर आप मामला घुमा देते हैं। नहीं, क्यों नहीं घुमाएं? जब ये सरकार, ये ना आपकी पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही शाइस्ता परवीन को? से पूछा गया ये सवाल आप पर भी आएगा विजय जी। पुलिस ढूंढ नहीं पा रही तो बसपा ही क्यों नहीं? बसपा ही आपकी तो नेता है ना, सदस्य है ना रजिस्टर्ड शाइस्ता परवीन, बसपा ही क्यों नहीं इनिशिएटिव लेती कि उनको कहे कि आप एक बार फेस तो करिए, बाकी कोर्ट कह देगा दोषी नहीं है तो नहीं है, प्रोसीडिंग तो फेस करिए। बसपा ने उनके पक्ष में कोई टिप्पणी नहीं की। हमारे लोग, हमारा प्रतिनिधिमंडल उमेश पाल से मिलने गया। तो नहीं कर रहे ना आप, ये भी तो नहीं कह रहे कि प्रोसीडिंग फेस करिए, कार्रवाई फेस करिए आप, ये भी तो नहीं कह रहे। कोर्ट कह देगा दोषी नहीं है तो नहीं है दोषी। नहीं, सुनिए, अपराध आप करेंगी तो न्यूज 18 आपको नहीं पेश कर पाएगा, वो आपकी पुलिस और आपका स्वयं का विचार है। लेकिन मेरा एचआर डिपार्टमेंट मुझको बुलाकर पूछेगा आप पर ये आरोप है, मुझे कम से कम एक ऑफिशियल मेमो इशू करेगा, आप पर ये आरोप है, बताइए आपको आपकी सर्विस कंटिन्यू क्यों रखी जाए? मैंने कहा ना कि वो पूरा देश जान रहा है, जब उनके ऊपर FIR है तो वो दोषी है, तो उसके लिए पुलिस का काम है। शाइस्ता परवीन को, शूटरों को पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? आप शूटर्स पर घुमा दीजिए, जब शाइस्ता की बारी आती है तो आप कहते हैं कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप शाइस्ता पर क्यों घुमा रहे हैं? आपके पास मूल सवाल का जवाब ही नहीं है। आप किस मुंह से विरोध कर रहे हैं मुझे आप ये बताइए। आप शाइस्ता के साथ खड़े हैं, बसपा शाइस्ता के साथ खड़ी है, शूटर्स पकड़े जाने चाहिए, बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, लेकिन शाइस्ता पर भी बोलिए, जवाब दीजिए। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि बसपा ने बयान नहीं दिया कि हम उनके साथ हैं। आप ऐसा भी तो कुछ नहीं कर रहे ना जिससे ये लगे कि हाँ आप कानून के साथ हैं, कानून के काम में सहयोग कर रहे हैं। विश्वास है, हम कानून पे विश्वास है, हम मुखबरी नहीं करते, हमें कानून विश्वास है और सरकार की जिम्मेदारी है शाइस्ता परवीन को, उमेश पाल के हत्यारों को ढूंढे। ठीक है, बतौर पार्टी जिसकी रजिस्टर्ड सदस्य है शाइस्ता परवीन, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मनीष सिंह, ठीक है, बात आ गई आपकी विजय जी, बात आ गई। मनीष सिंह, जिस वक्त राजूपाल की हत्या हुई सपा की सरकार थी, बसपा ने कहा सपा की सरकार थी जिस वक्त राजूपाल की हत्या हुई, क्रिमिनल्स में कोई डर खौफ नहीं था, दौड़ा कर 5 किलोमीटर तक राजूपाल की हत्या हुई। बाद में बसपा की सरकार आई तो इन्होंने अतीक पर मुकदमे लगाए। आस्था जी,
हमारी सरकार जब 2012 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी थी तो हम पूर्व की परिस्थितियों को भांपते हुए हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने निर्णय किया और उन्होंने विश्व स्तरीय डायल 100 एक योजना लेकर के आए। उसके बाद से जो लखनऊ का शहीद पथ है उस पर उन्होंने विश्व स्तरीय एक मुख्यालय का निर्माण किया, जिस पर अत्याधुनिक उन्होंने व्यवस्थाओं का निर्माण किया जिससे हम अपराधियों तक आसानी से पहुंच सके। उसके बाद उन्होंने 1090 महिलाओं के प्रति जो अपराध था और अपराधियों द्वारा अपराध किए जाते थे, शोधों द्वारा छेड़ा जाता था हमारी प्यारी बहनों को, उसके लिए उन्होंने विश्व स्तरीय योजना 1090 लेकर के आए और उसके बाद से देखा लेकिन ये माफिया भी बड़े माफिया आप ही की सरकार में बने, आप ही के संरक्षण में बने, ये भाजपा आरोप लगाती है। आप जो योजनाएं गिनवा रहे हैं, आप जो सुविधाएं या अपग्रेडेशन गिनवा रहे हैं, सत्तारूढ़ भाजपा कहती है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग आप ही के कार्यकाल में बड़े माफिया और डॉन बने। आस्था जी, इनकी सरकार में मुलायम सिंह जी ने कहा था बच्चे हैं गलती कर देते हैं, इनका 100 डायल तब कहा गया, 1090 कहा गया। आस्था जी ठीक है, बोलने दीजिए मनीष जी को, विजय जी बोलने दीजिए मनीष जी को। हाँ, उसके बाद सर्वेश दुबे के पास चलेंगे हमारे कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब हम सरकार चलाते हैं तो जनता के सरोकारों का हमें ध्यान रखना होता है और जनता से किए गए वादों का हमें पुरजोर तरीके से ध्यान देकर के उसको व्यवस्थित करना होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस सुशासन की बात करती है, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि ब्रजेश सिंह को आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते, आप धनंजय सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार करते, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। इस तरह के जो उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं, जो उत्तर प्रदेश के 100 अपराधियों की सूची आप क्यों नहीं जारी करते। हम तो इस बात के पक्षधर हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से अपराधियों पर लगाम लगाया है और लगाम कसने की उन्होंने वकालत किया है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक शिक्षित नहीं होगा, उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा, मौका दिया था, मौका दिया जनता ने आपको, बहुत सारी बातें आपने गिनवाई, लेकिन रुक करेंगे सर्वेश दुबे का, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। सर्वेश, क्या अपडेट है आपके पास, कल कितने बजे कोर्ट में पेशी होगी अतीक और अशरफ की? देखिए, कोर्ट ने जो समय दिया है, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 11 बजे के लिए तलब किया है और 11 बजे पेश करना है और उसके बाद कोर्ट विभिन्न धाराओं में, चूंकि उमेश पाल अपहरण केस में जो धाराएं लगाई गई थी उन धाराओं में सजा का ऐलान करेगी और उसके बाद किसमें दोषी करार देगी और सजा का ऐलान करीब 12:30 बजे के आसपास इसका फैसला आ सकता है। तो माना यह जा रहा है कि इस वक्त मैं नैनी सेंट्रल जेल में हूं। अतीक अहमद करीब यहां पर 5:30 बजे और उसके बाद करीब 1 घंटे के बाद यहां पर अशरफ भी पहुंच गए थे। दोनों फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं और आज की रात दोनों के लिए काफी भारी होने वाली है, क्योंकि कल अतीक अहमद और अशरफ दोनों उमेश पाल अपहरण कांड में दोनों को सजा का ऐलान होना है, यानी कि वो मुलजिम से मुजरिम बनेंगे। यानी अभी तक जो आरोपी थे उन पर सजा का ऐलान होने के बाद और उनके ऊपर क्या सजा सुनाई जाती है, इसके बारे में जानकारों का कहना है, जो विधि के जानकार हैं वो बताते हैं कि जो धाराएं हैं उनमें आजीवन कारावास यानी उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड यानी फांसी तक की सजा उन्हें हो सकती है। तो उनके चेहरे पर शिकन भी है, चिंताएं भी हैं। पुलिस यहाँ पर प्रॉपर ढंग से तैनात की गई है। कल सुबह ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ को यहाँ से करीब 10 बजे कोर्ट के लिए यहाँ से रवाना किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी समय अतीक अहमद और अशरफ का कोर्ट में आमना सामना होगा। और अगर जिला कोर्ट की बात करें तो वहां पर भी इंटेलिजेंस यूनिट को तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और पूरी तरह से कल जो जिला कोर्ट है उसकी भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, उसको भी पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। तो प्रॉपर यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबली माफिया अतीक अहमद की पेशी कल कोर्ट में होनी है। उमेश पाल का शूटआउट भी हो चुका है 24 फरवरी को और उमेश पाल का उसके पहले अपहरण हुआ था और इसी मामले की पैरवी कर रहे थे। हालांकि उमेश पाल का बयान हो चुका है, इसलिए यह माना जा रहा है कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो काफी सख्त फैसला होगा। और अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, जबकि उमेश पाल अपहरण कांड में बाहुबली अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों को सजा का ऐलान होगा और ये पहला मामला होगा जिसमें दोनों कन्विक्ट किए जाएंगे, दोनों को सजा सुनाई जाएगी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अतीक अहमद बिल्कुल, और देखना होगा मैक्सिमम पनिशमेंट देता है कोर्ट या उम्र कैद की सजा होती है, फांसी या उम्र कैद। इस पर अब सब तरफ चर्चाएं और कयास चल रहे हैं। चर्चा की तरफ लौटते हैं। एएल बैनर्जी पूर्व डीजीपी हमारे बीच में हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि सरकारों और उनकी सख्ती और कानून का कितना बड़ा रोल होता है कि इस तरह के क्रिमिनल्स आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे बाहुबली बनते हैं, पैसे का साम्राज्य इकट्ठा होता है, राजनीतिक दखल बढ़ता जाता है और
आने वाले समय में इस तरह के प्रबल दावेदार बन जाते हैं कि राजनीति में भी आ जाते हैं, जनता इनको चुन लेती है। आज ऐसे माफिया या उनके रिश्तेदार खौफ खा रहे हैं एक स्टेट के अंदर एंट्री करने से, उन्हें डर लग रहा है। ये कानून का डर है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये आइडियल सिचुएशन है किसी राज्य के लिए? किसी भी राज्य के लिए आइडियल सिचुएशन तो ये है कि माफिया वो रहे ही नहीं, और जो क्रिमिनल है वो अपना या तो जेल के पीछे रहे या स्टेट के बाहर जाए। तो उसके लिए ये सरकार प्रयासरत है, और ये इनके जो अतीक के दिल में जो खौफ है उसको देख के यही लगता है कि इस मुहिम में मौजूदा सरकार सफल हुई। जी चलिए, तो आपका ये मानना है कि इस तरह की सख्ती होनी चाहिए, और आइडियल तो ये है कि माफिया हो ही ना किसी भी राज्य के अंदर। विजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं। विजय मिश्रा जी, सपा ने जवाब दिया उस बात का जहां आपने कहा कि सरकार थी इनकी, लड़के हैं, गलती हो जाती है। उनका ये कहना है कि हम तो खुद खिलाफ हैं, आपराधिक नेटवर्क खत्म होने चाहिए। हमने जब सरकार आई थी तो क्राइम कंट्रोल के लिए कितना अपग्रेडेशन पुलिस में किया था। मुख्तार अंसारी का लड़का है, उसने सीधे मन से कहा इनका ट्रांसफर नहीं होने देंगे, ये समाजवादी पार्टी का संस्कार है। और भाजपा की आप बात करती हैं, हाथरस कांड हुआ, उस गरीब लड़की की लाश को जला दिया गया, परिवार वालों को नहीं दिया गया। तो इन दोनों की विचारधारा एक सी है, ये जनता को केवल लूटने का काम करते हैं, जनता को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। नंदा सिंह जी कह रही हैं कि शाइस्ता परवीन, हम कह रहे हैं इनकी पुलिस शाइस्ता परवीन क्यों नहीं ढूंढ पा रही? हमने रोका या हमने मना किया? अगर आपको लगता है कि विजय मिश्रा के घर में शाइस्ता परवीन है तो आप मेरे यहाँ आइए, आप तलाश करिए ना, आप बात तो घुमाइए नहीं, आप अपनी कमजोरी छिपाइए नहीं। जनता आपसे जवाब मांग रही है। उमेश पाल के हत्यारे कहाँ गए हैं? अतीक अहमद, अशरफ तो आपकी गिरफ्त में है, आप उनको आज ले आए, कल लाए, चाहे जब ले आते, लेकिन जिन्होंने उमेश पाल एक निर्दोष की हत्या की वो कहाँ गए? उसकी विधवा आज भी सवाल पूछ रही है कि वो हमारे पति के हत्यारे कहाँ गए। लेकिन आप सब बात घुमाते हैं। आपके यहाँ हमें न्यायालय पर भरोसा है, कल जो भी फैसला आएगा वो न्यायालय फैसला देगा, उससे उमेश पाल के परिवार को बहुत सहानुभूति मिलेगी। और हम लोग भी उमेश पाल के परिवार के साथ हैं। बसपा सबसे पहले वहां पहुंची और उसके लिए सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ी कि उमेश पाल के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ठीक है मनीष सिंह जी, इस बात का क्रेडिट बीजेपी लेगी। आज 16-17 साल हो चुके इस केस को, इस लड़ाई को। राजू पाल की हत्या हुई, उसके बाद उमेश पाल की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद 2 का एनकाउंटर हो चुका है, बुलडोजर चल रहा है। आपकी सरकार रही, बसपा की सरकार रही, अपनी ही सरकारों में अपने नेता को इंसाफ नहीं दिलवा पाई पूर्व की सरकारें। आस्था जी 1 मिनट का समय दीजिएगा और छोटे से एक इतिहास की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट मैं करना चाहूंगा और कुछ जरूरी बात आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पीठाश्वर हैं और उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था जिस संगठन का नाम हिंदू युवा वाहिनी था। आप अभी कुछ दिन पहले उस संगठन को उन्होंने समाप्त कर दिया, जैसे वो मुख्यमंत्री बने उस संगठन को उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन पूर्वांचल में जिस तरह से उस संगठन ने एक आताताई स्वभाव अपनाते हुए उस एक गैर राजनीतिक संगठन बनाकर के योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की आग फैलाई, हिंदू मुसलमानों के बीच में जिस तरह से आग लगाने का उन्होंने काम किया, सामाजिक विभेद पैदा करने का काम किया। 1 मिनट मनीष जी, हम अतीक अहमद पे बात कर रहे हैं, आपराधिक नेटवर्क पर बात कर रहे हैं, अपराधियों, आप टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफिया की बात उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन विषय को इधर उधर मत ले जाइए। कोई रजिस्टर्ड मुकदमा है, कोई रजिस्टर्ड सबूत है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो उस पर चर्चा करिए। चुनावी आरोपों की तरह किसी को कुछ भी घेर लेना, विषय से अलग हटकर ये ठीक नहीं। अच्छा जी, आस्था जी बहुत अच्छी बात आपने कही, चलिए हम सारी बातों को छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी बात पूछ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1 साल के अंदर 17 गंभीर आपराधिक मुकदमों को उन्होंने वापस क्यों लिया? वह मुकदमे जो है धरना प्रदर्शन के नहीं थे, वह खाद और बीज के आंदोलन के नहीं थे, नहरों में पानी के लिए आंदोलन उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने जो आंदोलन किया था और समाज में विभेद पैदा करने के, दंगा कराने के लिए, वह जो मुकदमे थे वो आपराधिक प्रवृत्ति
के मुकदमे थे और वो योगी आदित्यनाथ जी ने उन मुकदमों को क्यों वापस लिया? चुनाव में जो रिपोर्ट कार्ड रखा गया यूपी विधानसभा के दौरान, उसमें भाजपा ने चीख कर कहा कि जब से हमारी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। पूर्व की सरकारें दंगे करवाती थी। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर आप इतना विश्वास मत करिए। भारतीय जनता पार्टी के दंगाई लोग हैं, वही जब सरकार में आ जाएंगे और वोट कैसे होगा? जिन लोगों ने समाज को दंगा की आग में झोंका है, वही आज सरकार में बैठे हैं। एक ही पार्टी की लगातार 2 बार सरकार बनी भाजपा, सारे मिथकों को तोड़ते हुए जनता ने वोट दिया उनको, जनता ने यकीन किया। जी आस्था जी, मुझसे सवाल किए आप? जी आस्था जी, इसमें कोई मिथक नहीं है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2,96,00,000 वोट दिया, 36% हम वोट पाए हैं। और जो सरकार की बात आप कह रही हैं, ये छल प्रपंच और धोखे की राजनीति की सरकार है। इस सरकार ने जनता का जनादेश नहीं हासिल किया है। देखिए इन लोगों ने 264 सीटें थी, कहां पर ये आ गए? ये जिस तरह की बातें कह रहे हैं, 325 सीटें पाने वाले लोग आ गए कहां पर? ये उनसे पूछिए ना कि उनकी संख्या क्यों घटी। और हम 47 से पहुंचे हैं 125 पर। ये देखिए, और धोखे की राजनीति नहीं होती तो 82 सीटें हमारी हराई गई हैं। आज हम सरकार में होते, हमें धोखे से हराया गया आस्था जी। और आप तो बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं, आप तो सारी चीजों से वाकिफ हैं, आपको तो एक एक चीजों की जानकारी है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात को, अपने पक्ष को अपने तरीके से रखा, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि अतीक अहमद और अशरफ की आज ये हालत, मुख्तार अंसारी की आज ये हालत, क्या ये कानून का डर खौफ नहीं है? वो उत्तर प्रदेश जहां के लिए एक इमेज थी कि यूपी का कुछ नहीं हो सकता, क्राइम को लेकर अलग ही तरह की चर्चाएं देश के कोनों कोनों में होती थी, आज वहां पर इस तरह के लोग जिन पर गंभीर आरोप है, ट्रायल चल रहे हैं, सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज है, वो यूपी की एंट्री में आने से पहले सुप्रीम कोर्ट जाकर किसी तरह की राहत चाहते हैं। हमारे साथ एएल बैनर्जी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी। सर, अब इस मामले में आगे क्या होगा? कल कोर्ट अपनी सजा सुनाएगी, लोग कह रहे हैं कि फांसी होगी या फिर उम्र कैद होगी, इसको लेकर अब चर्चाएं चल रही हैं। और ये पहला मामला होगा, कहा जा रहा है कि जितने भी मामले चल रहे हैं उनमें अंजाम पर पहुंचने वाला और कन्विक्शन तक पहुंचने वाला ये पहला मामला होगा। कितना बड़ा संदेश इससे जाएगा? बहुत बड़ा संदेश जाएगा। इतने सालों बाद 2006-2007 में हत्या हुई थी और उसके बाद फिर अभी हाल में ही फरवरी में एक हत्या हुई है। इन सब कड़ियों को जोड़ते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किया है कि कल की तारीख में वो इस अपना फैसला सुनाएगी। वैसे इस फैसले में मृत्युदंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा, ये कहने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि ये एविडेंस जो है, जज साहब जो है वो एविडेंस देखेंगे, एविडेंस को खोलेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से वे सजा देंगे। जी, और रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी इस पूरे खबर को कवर कर रहे हैं सुबह से ही। उपेंद्र, कल कहा जा रहा है कि 11 बजे कोर्ट बुलाया गया अतीक और अशरफ को और 11 से 12 के बीच में उनकी वहां पर पेशी हो सकती है, लेकिन आज सीजेएम कोर्ट से भी रिमांड यूपी पुलिस ने मांगी थी, उसको लेकर अभी तक कुछ क्लैरिटी मिली है क्या? बिल्कुल, देखिए उसको लेकर अभी पुलिस में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन कल जो पुलिस की है वो दो चुनौती है। पहला, नैनी सेंट्रल जेल से अतीक और अशरफ को कोर्ट रूम ले जाना, तो उसका रूट अभी डमी रूट रिहर्सल किया गया है और वो करीब 11 बजे का वक्त रखा है। दूसरा, जो पुलिस है, यानी कि जो ये मामला है उमेश अपहरण कांड का और जो दूसरा मामला है उमेश हत्याकांड का, उसके लिए पुलिस जो है रिमांड एप्लीकेशन डाली थी और उस पर कल बताया जा सकता है कि कल फैसला हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस के लिए दोनों चुनौती है। फिलहाल जो आईओ है इस पूरे मामले का, उमेश पाल हत्याकांड का, उनने केस डायरी अदालत को दी है और ये मांग की है कि ये जो पूरा केस है इसको सॉल्व करने के लिए रिमांड की जरूरत है और रिमांड की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अब अदालत से क्या रिमांड मंजूर होता है नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कल जो अतीक के लिए दो जो है बड़े घटनाक्रम होंगे। पहला कि उनको अपहरण कांड में कल उन पर फैसला आएगा। अब ये देखना होगा कि जो धारा 401 की बात बताई जा रही है, क्या उसके तहत अदालत दोषी मानती है, और अगर मानती है तो जो उसमें अधिकतम जो सजा है, यानी कि जो उम्र कैद और सजाए मौत की, क्या उस पर अदालत अपना फैसला देती है या उस धारा के तहत ना मान के जो दूसरी धाराएं हैं उसके तहत दोषी मानती है।
दूसरी बात, अगर पुलिस को कल रिमांड मिल जाती है तो जो उमेश पाल हत्याकांड की जो गुत्थी है जिसको लेकर दावा किया जा रहा था कि सारा जो रिमोट था वो साबरमती जेल में था, तो बिल्कुल बिल्कुल कुल मिलाकर उपेंद्र बड़ी बात यह कि 17 साल बाद जाकर इस मामले में अब इंसाफ होने वाला है। कल कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। अतीक और अशरफ को क्या सजा मिलती है इस पर सबकी नजर रहेगी और सवाल बना हुआ है कि क्या कल कोर्ट के फैसले के बाद नैनी जेल ही तो अतीक अहमद का अगला ठिकाना नहीं होगा। आप सभी मेहमानों का, पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस महा कवरेज में आप हर पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अतीक और अशरफ दोनों प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पहुंचाए जा चुके हैं। कल दोपहर 12 बजे कोर्ट में वो पेश होंगे और वहीं पर ही कोर्ट उनको सजा सुनाएगा। 17 साल लंबा चला पूरा मामला राजूपाल हत्याकांड। बसपा के नेता, सरकारें आई और गई, लेकिन ये लड़ाई चलती रही। अब आज इसमें इंसाफ होने जा रहा है। लगातार इससे जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। महाबहस में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। की रफ्तार लगातार